बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाटा स्ट्रक्चर को आज हम डिस्कस करेंगे। डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है और चंद जो मशहूर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उनकी आज हम बात मुकम्मल कर लेंगे और 2 से 3 जो हैं वो रह जाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनको जो है वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे लेसन्स जो हैं उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वो सवाल था जो मेरे इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो ये चूंकि सबसे पहला क्वेश्चन था और मैं इसमें कंफ्यूज्ड हो गया था, तो मैं इसका जवाब जो है उन्हें तसल्ली बख्श नहीं दे सका था। तो जब आप अपने प्रोग्राम को लिखते हैं तो आप उसके अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं, आप उसके अंदर पॉइंटर्स बनाते हैं और या आप उसके अंदर एरेज बनाते हैं। तो एरेज हो गया, इसी तरह क्यू हो गया, स्टैक हो गया, ये सारे जो हैं ये स्ट्रक्चर्ड डाटा कहलाते हैं। और ऐसा डाटा जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में आप डिक्लेयर करती हैं जैसे कि वेरिएबल्स हैं, तो वो हमारे पास जो है, और पॉइंटर्स हैं, वो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो है वो कहलाता है। तो डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हम देखते हैं जी कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर। ऑर्गेनाइज करने से वो डाटा हमारा एफिशिएंट हो जाता है और एफिशिएंट प्रोग्राम जो होता है वो फास्ट, उसकी एग्जीक्यूशन फास्टर होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो उसकी यूजेज जो है रिसोर्सेज की, वो बेहतर हो जाती है। यानी 2 फायदे हमें डाटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने के होते हैं। और वो 2 फायदे क्या हैं जी? कि हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो फास्टर है और दूसरा जो रिसोर्स की यूटिलाइजेशन है वो हमारे पास फास्टर है जी। ठीक है जी। उसके बाद आप देखें जी, बेसिकली ये डाटा स्ट्रक्चर आपने कौन सा, अनस्ट्रक्चर्ड की मिसाल जी जिशान साहब, कोई भी आपके पास जो ये जो हम वेरिएबल्स और यूज करते हैं या हम पॉइंटर्स यूज करते हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मिसाल लें, तो हम उसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट्स वगैरह को डिक्लेयर करते हैं। तो ये जो भी डाटा अदर देन एरेज है, लिस्ट है, क्यू है, स्टैक है, हीप है, ग्राफ, ट्री, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की मिसाल होते हैं, क्योंकि मेमोरी के अंदर इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं पड़ी होती, वो अनऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर पड़ी होती है। जब आप बात करते हैं किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्सेस करने की, तो उस सूरत में आप देखेंगे कि आप किसी न किसी डाटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। अब डाटा स्ट्रक्चर को यूज करने के जिस तरह 2 फायदे हैं कि हमारे रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन जो है वो बेहतर हो जाती है और हमारी एग्जीक्यूशन फास्टर हो जाती है, तो इनको सेलेक्ट करने के पीछे भी ये 2 ही चीजें होती हैं कि हम अपने प्रॉब्लम को रिसोर्सेज कॉन्स्ट्रेंट्स के अंडर एनालाइज करते हैं। इसे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, कितनी जीबी इसे हार्ड ड्राइव चाहिए, कितनी जीबी इसे डिस्क स्पेस चाहिए। और दूसरा हम इसके ऑपरेशंस को देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन हमने इसके ऊपर परफॉर्म करने हैं और जो हर ऑपरेशन है वो कितना टाइम लेगा या कितने रिसोर्सेज को वो कैटर करेगा, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि अगर हम स्टैक को यूज करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो बेहतर तरीके से यूटिलाइज होंगे और हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो बेहतर हो जाएगी। तो फिर हम यूज करेंगे स्टैक्स को। अगर हमें लगता है एनालिसिस के अंदर के नहीं जी हमारे इस सिचुएशन के अंदर तो हमारे पास जो है वो लिंक लिस्ट हमें बड़ी सूट करेगी, तो फिर हम लिंक लिस्ट को जो है वो यूज करेंगे। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा इनका तारुफ था। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फिलॉसफी की। तो फिलॉसफी इसकी सिंपल यही है कि आपने जिस डेटा स्ट्रक्चर को, आप डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में डिसीजन एक प्रोग्रामर सिर्फ उसी सूरत में कर सकता है जब उसे हर डाटा स्ट्रक्चर की कॉस्ट और बेनिफिट्स का पता हो। उसे पता हो कि कौन सी डाटा स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और उन ऑपरेशंस की कॉस्ट क्या है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। कंप्यूटर के अंदर याद रखिएगा
कि जब भी आप किसी एल्गोरिदम की, जब भी आप किसी प्रोग्राम की कॉस्ट की बात करते हैं तो 2 मेजर्स में हम उसे जो है ना वो नोट डाउन करते हैं। और वो 2 मेजर्स हमारे पास क्या होती हैं कि हम उस प्रोग्राम की या उस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को नोट करते हैं या हम उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को नोट करते हैं। एक एल्गोरिदम आपने लिख लिया और वो एल्गोरिदम जो है वो एक डाटा को फास्टर वे में, या आपने साबित किया मैथमेटिकल एनालिसिस के जरिए कि ये एल्गोरिदम जो है ये एक बहुत बड़ी लिस्ट को जो है वो एफिशिएंट वे में सॉर्ट कर देगा। लेकिन उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको जो मेमोरी रिक्वायर्ड है वो इनफिजिबल मेमोरी है, उतनी मेमोरी जो है वो एलोकेट ही नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि ऐसा एल्गोरिदम जो होगा वो कभी भी पास नहीं होगा जिसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद होगी या जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद होगी। तो डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स जो हैं बाज़ औक़ात इकट्ठे सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाए जाते हैं कि पहले आपको डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाया जाता है और उसके बाद एल्गोरिदम्स पढ़ाए जाते हैं कि आप ये जान लें कि इन डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर परफॉर्म किए जाने वाले जो ऑपरेशंस हैं वो क्या हैं। और उसके बाद जब आपको सारे कॉस्ट बेनिफिट्स का पता होगा तो फिर एज अ प्रोग्रामर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ईच डाटा आइटम को स्टोर करने के लिए मुझे कितनी स्पेस चाहिए, मुझे हर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम चाहिए, और इस डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए जो मैं कोड लिखूंगा उसके लिए जो मेरी प्रोग्रामिंग एफर्ट होगी वो क्या होगी। ये सारी चीजें बताने के लिए हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए कि हम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में क्यों परेशान होते हैं और हम कैसे करते हैं। ठीक है, यहां से आगे अब हमारा समझ लें कि एक पॉइंट ऑफ व्यू शुरू हो गया। 2 किस्म के डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जी, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स जिनके एलिमेंट्स, जो डाटा एलिमेंट्स हैं वो एक सीक्वेंशियल मैनर में और ईच मेंबर इज कनेक्टेड टू प्रीवियस और नेक्स्ट मेंबर। अगर जो डाटा मेंबर्स हैं उस डाटा के अंदर, उस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर अगर उनके अंदर कोई सीक्वेंस मौजूद है तो फिर ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहलाएंगे। मसलन जी, क्यू के अंदर लीनियर मौजूद होता है, लिस्ट के अंदर लीनियर मौजूद है, स्टैक के अंदर लीनियर मौजूद है, एरे के अंदर जो है वो लीनियर मौजूद है। एरे में हमें पता है कि हर दूसरा एलिमेंट जो है वो कंसेक्टिवली मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है। अगर एक मेंबर जो है वो मेमोरी लोकेशन 15 पे पड़ा हुआ है तो दूसरा मेंबर 15 से अगली मेमोरी लोकेशन पे पड़ा होगा, तीसरा मेंबर उससे अगली पे और उससे अगली पे। तो हमें 100% पता है कि एक एरे के अंदर डाटा जो है वो किस तरह से सीक्वेंस में पड़ा होता है। स्टैक का भी हमें पता है कि जी हम स्टैक के अंदर डाटा को एक जिस तरह रखते जाते हैं उसी तरह से हम उसे उठाते जाते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो हमारे मेंबर्स जाके अरेंज हो जाते हैं। जिस डाटा एलिमेंट को हम सबसे लास्ट में एंटर करते हैं, जब हम उसमें से रिट्रीव करेंगे तो वो सबसे लास्ट वाला ही हमारे पास रिट्रीव हो जाएगा। क्यू का भी हमें पता है कि ये वन एंडेड होती है, हम एक तरफ से एलिमेंट्स डालते जाते हैं, जब दूसरा डालते हैं तो वो पहले एलिमेंट के पीछे जाके लग जाता है। इसी तरह तीसरा, जब हम एलिमेंट्स को निकालते हैं तो हम उसके फ्रंट और रेयर 2 चीज़ों से हम उसे कंट्रोल करते हैं। तो फ्रंट और रेयर जो होता है ये क्यू के हवाले से होता है। लेकिन हर आप देखें, और लिस्ट के अंदर तो वैसे ही हमने ये देखा हुआ है कि आपके पास जो डाटा आइटम्स होती हैं वो एक दूसरे का एड्रेस होल्ड करके जो है ना वो पड़ी होती है। तो यहाँ पर ये बात साबित हुई कि ऐसे तमाम शहर, इनकी ये फाइफो लाइफो सारी चीजें सामने और बाद में आएंगी। फिलहाल सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझें कि अगर आपके डाटा स्ट्रक्चर में पड़े हुए एलिमेंट्स, उनके दरमियान कोई लिंकिंग मौजूद है, कोई सीक्वेंस मौजूद है, तो ऐसे तमाम डाटा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। और ये 4 हैं, लिस्ट है, क्यू है, स्टैक है और एरे। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जहां पर एलिमेंट्स के दरमियान कोई सेट सीक्वेंस नहीं होता उन एलिमेंट्स को कनेक्ट करने का, और एक से दूसरे एलिमेंट पर जाने के लिए आपके पास मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। अगर आप एक एलिमेंट एस पर मौजूद हैं और आप दूसरे एलिमेंट वाई पर जाना चाहते हैं तो आपके पास एक से ज्यादा रास्ते मौजूद हैं, आप वहां से होते हुए वाई तक जा सकते हैं।
जो चीज सीक्वेंस में पड़ी होती है उसको आप इस तरह एक तो उनके दरमियान नेविगेट करने का एक ही चैनल होता है, यानी आप एरे के अंदर सीक्वेंस में ही चीजों को जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सुन लें जी, जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उसमें ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है, और ग्राफ जो है ये हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये पहली पहचान तो डेटा स्ट्रक्चर्स के दरमियान ये होनी चाहिए। उसके बाद जी ये एक टेबल है जो कि 5 चीजों को बताता है। मसलन सिंपल बातें लिखी हुई हैं। डाटा एलिमेंट अरेंजमेंट की बात करें तो ये सिक्वेंशली होते हैं, और ये हायरार्किकली या नॉन सिक्वेंशली ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर हम लेवल्स की बात करें तो इनका तमाम का एक ही सिंगल लेवल होता है जो लीनियर हैं, लेकिन इनके ऊपर मल्टीपल लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। आपने इन दोनों को पढ़ते वक्त और समझते वक्त जो चीज अपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि एक तरफ आप एरे की बात कर रहे हैं, एरे वर्सेस ट्री, ठीक है, और मुझे यकीन है कि हमें कोई ना कोई एक आध इमेज ऐसा मिल जाएगा जिसमें एरे और ट्री जो है वो आपके सामने इकट्ठा बना हुआ आपको नजर आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप इसको सामने रख के जब इन चीजों को देखेंगे तो देखेंगे इसमें सिर्फ एक ही लेवल है। इसमें ये पहला लेवल है नोड जिसे रूट कहते हैं, फिर ये दूसरा लेवल है, फिर ये तीसरा लेवल है, और फिर ये चौथा लेवल है। तो इस तरह आप इन दो चीजों को जब जहन में रखते हुए इन डिफरेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें सिंपल लगेंगी। उसके बाद आप देखें जी तीसरी चीज क्या है जी, इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी। डेफिनेटली इनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये डिफिकल्ट होगी, जबकि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की जो है ये इजियर है। ट्रेवर्सल, ट्रेवर्सल से मुराद होता है कि आप डाटा को उसमें से जब रिट्रीव करते हैं, हासिल करते हैं, तो क्या होगा। इसमें जो हम डाटा को रिट्रीव करते हैं तो ये एक सिंगल रन के अंदर रिट्रीव हो जाता है। ठीक है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हमें इजी नहीं है, नॉट इजी टू ट्रेवर्स है, और इसके अंदर हो सकता है कि हमें मल्टीपल रन्स यानी एक एल्गोरिदम को एक से ज्यादा मर्तबा रन करके हमें उसमें से डाटा को ट्रेवर्स करना पड़ता हो, यानी डेटा को उसमें से हासिल करना पड़ता हो। ये सिंपल सी चीजें हैं और वेरी मेमोरी फ्रेंडली हैं, जबकि ये जो हैं वो लेस हमारे पास जो है मेमोरी एफिशिएंटली यूज करते हैं, और नॉट यूजिंग एफिशिएंटली, सॉरी, नॉट वेरी मेमोरी फ्रेंडली हैं, जबकि ये मेमोरी फ्रेंडली है। नॉन लीनियर का जो फायदा है ओवर द लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वो यही है कि जो नॉन लीनियर हैं इनकी जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो अच्छी है एज कंपेयर टू सॉरी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो ये एक बात हमारे सामने कंप्लीट हो गई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये बढ़ जाती है जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता है, लेकिन जो नॉन लीनियर होते हैं इनकी डेटा स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट उस हिसाब से इंक्रीज नहीं कर रहा होता जिस हिसाब से इसका साइज बढ़े। यानी यहाँ पे अगर 1,00,000 एलिमेंट्स की एरे है तो उसका जैसे ही 1 करोड़ हो जाएगा तो उसका सर्चिंग टाइम में बड़ा फर्क आ जाएगा। लेकिन टाइम जब आप नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 1,00,000 हो या 1 करोड़ हो तो उसके अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑलमोस्ट चेंज नहीं होती, एक किस्म की सेम ही रहती है। ये फायदा होता है जी। ठीक है, जिस तरह गूगल जो है ना, गूगल के बारे में कहा जाता है, वैसे तो गूगल ने आज तक अपना सर्चिंग एल्गोरिदम जो है उसको अनलीश नहीं किया कि वो उसके बिहाइंड पे कौन सा सर्चिंग एल्गोरिदम चल रहा है। लेकिन कुछ थिंकर्स का कहना यह है कि गूगल जो है ये ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो काम कर रहा है। इसके पीछे गूगल सर्च इंजन के अंदर जो ज्यादातर चीजें हैं वो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के हवाले से इंप्लीमेंट हुई हैं। वही एग्जांपल्स आ गई जी, वो 4 नाम यहाँ आ गए और वो 3 नाम जो है वो यहाँ आ गए। ठीक है, अनीजा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से जब हम एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे तो पहला लेसन ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का होगा। फिलहाल आप इसको सिर्फ ये समझें किसी प्रोग्राम को रन करने में कितना टाइम दरकार होता है, वो कितना टाइम कंज्यूम करेगा, इसे हम उस प्रोग्राम की या उस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए
सबसे पहला एरेज है। एरेज के बारे में मेरा नहीं ख्याल कि हमें कुछ टू मच डिस्कस करना चाहिए। सबसे कॉमन डाटा स्ट्रक्चर है और हर प्रोग्रामिंग कोर्स के अंदर ये पढ़ाया जाता है। हर स्टूडेंट जो है वो वेल वर्स्ड होता है तमाम टेक्निक्स के साथ। जो बातें इसके बारे में हैं, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस के ऊपर हम इसे स्टोर करते हैं और इस एरे का साइज जो है वो हमें पहले से बताना पड़ता है। एरे एक डायनामिक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, यानी इसका साइज हम प्रोग्राम के कंपाइल होने से पहले फिक्स कर देते हैं कि जी ये इसका एरे साइज है। हम इसको डायनामिकली बहुत कम जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। अगर आप डायनामिक की तरफ जाते हैं तो फिर आपको एरेज के अलावा किसी और डेटा स्ट्रक्चर में जाना पड़ता है। जो बात इसके अंदर समझने वाली है वो यही है कि एरे के अंदर जब आप मेमोरी को अगर आप देखें तो अगर आपने एक 6 एलिमेंट्स बनाए हैं तो आप देखें कि जी उसका जो शुरू का इंडेक्स होता है वो 0 होता है और उसके बाद ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये मेमोरी के अंदर कंसेक्टिव पड़े होते हैं। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कंसेक्टिव, ठीक है। डायनामिक और स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर या मेमोरी एलोकेशन में क्या फर्क है जी, ये भी अभी हम आगे वाजे कर देंगे जी। स्टैटिक से मुराद ये है कि ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो आप जिसका साइज आप पहले मेंशन कर दें जब प्रोग्राम रन हो रहा हो तो उसके साइज को आप इंक्रीज ना कर सकें, ठीक है। यानी यहां पर आके अगर आप ये देखें, ये गूगल में आए तो रीसाइज एन एरे ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो क्या हम एक एरे का साइज जो है वो बढ़ा सकते हैं? वी कैन नॉट रियली रीसाइज एरेज इन C++, बट वी कैन डू विद सम टेक्निक दैट इज कॉल्ड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अदरवाइज हम इसको रीसाइज नहीं कर सकते। कंसेक्टिव का मतलब ये है कि जो आपकी रैम है उसके अंदर ये एलिमेंट्स एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ जो लोकेशंस होंगी उनके ऊपर ही ये जो एलिमेंट्स हैं ना वो पड़े होंगे। सीक्वेंस का होना और कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस का होना, इसमें थोड़ा सा फर्क समझ लीजिएगा। सीक्वेंस तो ये भी है, 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ठीक है। लेकिन कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन का मतलब सिंपल ये है कि अगर आपके पास ये मेमोरी का एक सेल है, यानी ये इंटीजर एरे है, फर्ज करो मैं आपको बताता हूँ, ये इंटीजर एरे है तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी 2 बाइट्स हैं तो उससे अगली 2 बाइट्स के ऊपर ये वाला एलिमेंट है, उससे अगली 2 बाइट्स, यानी मेमोरी के अंदर जो बाइट्स होती हैं और जो बाइट्स का एड्रेस होता है वो बिल्कुल साथ साथ जाके वो 10, 15 या 20 या 40 जितनी भी बाइट्स होंगी वो सारी की सारी जाके एलोकेट होंगी। इसका मतलब है कंसेक्टिव। अगर आपको एक मेमोरी एड्रेस का पता चल जाए एरे का तो आप उस एरे में बगैर इंडेक्सिंग किए हुए 0, 1 किए हुए आप उससे नेक्स्ट एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं कि आप उससे 2 बाइट, अगर वो 2 बाइट की डाटा टाइप है तो 2 बाइट आगे चले जा सकते हैं, अगर 4 बाइट है तो 4 बाइट जो है वो आगे जा सकते हैं। डायनामिक और स्टैटिक का कल वाला ही कॉन्सेप्ट है नादिया, जो आपने देखा था कि डायनामिक उस वक्त होती है जब प्रोग्राम चल जाता है और स्टैटिक वो होती है जो प्रोग्राम के रन होने से पहले कंपाइलर जो मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। ये इससे पहले भी कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुका हुआ है कि जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो उस प्रोग्राम को जो मेमोरी पहले मिलती है एग्जीक्यूशन के स्टार्ट से पहले वो स्टैटिक डेट मेमोरी एलोकेशन होती है और उसके बाद जैसे जैसे वो प्रोग्राम चल रहा होता है उसको जितनी जितनी मेमोरी चाहिए होती है, जो मेमोरी उसे वहां पे मिल रही होती है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहलाती है। एरे के हिसाब से पता चल गया ना कि ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पे मौजूद होता है। हम इसको C++ में किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, ये सारी बातें कॉमन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है या इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है जी। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी नहीं है कि जिसको देखा जाए। नेक्स्ट जी, अगला जो डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास आता है जी वो आता है सिंपल लिस्ट के नाम से, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। जी ठीक है जी। डायनामिक एरे की मैंने कहा कि डायनामिक एरे से मुराद ये होता है कि आप
एक एरे का साइज यूजर से लें और उसके बाद उस साइज की एरे को जो है ना वो डिफाइन करें। तो ऐसी एरे जो है, किसी भी एरे के साइज को आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें खुद से एक टेक्निक बनानी पड़ती है कि हम एक एरे 10 की बनाई हुई थी, बाद में आपने उसको 20 का करना है, तो आप एक 20 की नई एरे जनरेट करोगे और उस 10 वाले सारे कंटेंट्स 20 के अंदर कॉपी कर दोगे। इस तरह आप एरे को रीसाइज कर सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपने जिस एरे को 10 मेंबर्स के साथ डिक्लेयर किया था, बाद में जब प्रोग्राम रन हो रहा हो तो उस एरे के साइज को आप बढ़ाकर 20 कर दें। ऐसा पॉसिबल नहीं है एरेज डाटा स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। C++ के अंदर नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास है जी लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर जी। ये मतलब एरे के हिसाब से एक नया डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है जी। इसके अंदर हमारे पास जैसे जी शॉपिंग लिस्ट है, ग्रोसरी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ पीपल है, इस तरह की चीजें मौजूद होती हैं। तो इसमें दो चीजें जो है ना वो हमारे पास एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। मतलब एक लिस्ट के साथ हमारा करंट पॉइंटर होता है और एक लिस्ट के साथ हमारा स्टैटिक होता है जी, ठीक है जी। तो करंट से मुराद यहाँ पर क्या है, ये देखें जी, एक लिस्ट है और इसके एलिमेंट्स हैं 2, 6, 8, 7, 1 और साइज 5 है। तो इसका मतलब है कि इस लिस्ट के अंदर जो टोटल एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद 5 है। और करंट 3 है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त हमारा जो पॉइंटर है, जो करंट पोजीशन है हमारी इस लिस्ट की, वो 3 है। यानी आप देखें कि एरे के अंदर कहीं पोजीशन का जिक्र नहीं है। एरे क्या है, कंसेक्टिव लोकेशंस के ऊपर स्टोर की हुई वैल्यूज हैं। हर वैल्यू जो है उसके साथ एक इंडेक्स जुड़ा हुआ है और पहला इंडेक्स 0 है, उसके बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द एरे इंडेक्स। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि लिस्ट ऑफ आप जनरेट करेंगे और उसके साथ साथ आप उसका साइज भी मेंशन करेंगे और उसके साथ साथ आप उसका जो करंट पॉइंटर है, यानी अगर इसका करंट 3 है और आप इसके ऊपर नेक्स्ट, बैक, टेल, ये इसके फंक्शंस हैं, ठीक है जी। और इसी तरह फाइंड है, लेंथ है, ये सारे फंक्शंस हैं लिस्ट को क्रिएट करने के। अच्छा जी सुने जरा, एक डेटा स्ट्रक्चर को हम कैसे पढ़ते हैं, एक डाटा स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं एज अ प्रोग्रामर। एज अ प्रोग्रामर आपने जो डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है वो क्या है। पहली चीज आपने ये पढ़नी होती है कि इस डाटा स्ट्रक्चर की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है, मेमोरी में ये किस तरह से करता है। दूसरा आपने देखना होता है कि इसमें डाटा एलिमेंट्स जो हैं उनको हम किस तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है जी। तीसरी चीज आपने ये देखनी होती है कि इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ तक आपने इसका नॉलेज हासिल करना होता है और उसके बाद हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं विद एनी लैंग्वेज, ठीक है। ये अब ये चौथा पार्ट होता है। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी कि वो डाटा स्ट्रक्चर मुश्किल है जी, मुश्किल है जी, मुश्किल है भी। अगर आपने उसका कोड नहीं लिखना तो आप ये वाला स्टेप छोड़ दो, लेकिन कम से कम ये 3 चीजें तो उसके बारे में पढ़ो, आपको पता तो हो कि एक लिंक लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर करता क्या है, स्ट्रक्चर क्या क्या करता है, उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। असल में तो ये चीजें हैं, ठीक है ना। ये तो एक इम्प्लीमेंटेशन है। और अगर आपको इन तमाम चीजों के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं भी आती तो आप देखें नेट के ऊपर सारी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर पड़ी हुई है। अब अगर आप यहाँ पर जाएं ना और जाके लिखें लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो आगे वो पूछेगा आपसे कि भाई कौन सी इम्प्लीमेंटेशन आपको चाहिए। देखो सी में पड़ी हुई है, जावा में पड़ी हुई है, पाइथन में पड़ी हुई है, जावास्क्रिप्ट में पड़ी हुई है। हर लैंग्वेज में लिखी लिखाई इम्प्लीमेंटेशन आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट के ऊपर आप देखें, ये सारा कोड लिखा हुआ पड़ा हुआ है जिसके जरिए आप लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके देख सकते हैं, बना के देख सकते हैं, इनपुट करके देख सकते हैं, आउटपुट करके देख सकते हैं। समझ आ रही। अब हम लोग एज अ स्टूडेंट जब पढ़ रहे होते हैं या हमें जब पढ़ाया जा रहा होता है, तो उस वक्त चूंकि यहीं से ही वो C++ का कोड नजर आ जाता है और जैसे ही हमें कोड नजर आता है तो हमारी जान चली जाती है कि बस जी ये कोडिंग है, अब ये हमारी समझ में आना ही कोई नहीं है, ये बहुत मुश्किल है और हम उसका कॉन्सेप्ट भी नहीं लेते। मुझे 15 साल हो गए पढ़ाते हुए और 20 साल हो गए कंप्यूटर साइंस में आए हुए, और कम से कम मैं जो प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग है वो 14 से कर रहा हूँ।
यानी 7 साल तो मुझे कोड लिखते हुए हो गए, ठीक है। तो मुझे आज तक जो है वो किसी डेटा स्ट्रक्चर का कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है, बने बनाए डेटा स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, जिनकी क्लासेस जो हैं वो तमाम जो हैं आप देखें कि उसमें पड़ी हुई हैं, तमाम में पड़ी हुई। मसलन मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ डेव C++ के अंदर, ठीक है, कि ये दो क्लासेस जो हैं वो पहले से ही मौजूद हैं। मेरे पास, मैंने एक प्रोजेक्ट करना था तो मैं गया, तो मैंने लिंक लिस्ट डॉट सी, ये लिखी लिखाई मुझे जो है ना वो कोड मिल गया, जिसमें लिंक लिस्ट की मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है कि आपने एलिमेंट बनाना है तो आपके पास क्या है, और इसी तरह आपने ऐड करना है। तो मैं सिर्फ क्या करता हूं कि इस फंक्शन को कॉल करता हूं अपने मेन प्रोग्राम में, ऐड लास्ट को, और एक पॉइंटर दे देता हूं जो डाटा होता है, और उसके साथ लिंक लिस्ट का नाम दे देता हूं, और मैं जो चाहूं इसके जरिए कर सकता हूं। तो इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझते और इसको मुश्किल बना के